औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. My name is Professor Mumtaz Ahmad Khan and I am going to teach you chapter number 1 of new book of 9th class. तो dear students, अभी हम जो है शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का जो पहला टॉपिक है व्हाट इज़ केमिस्ट्री। कि केमिस्ट्री क्या है एंड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, और उसके बाद हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम केमिस्ट्री के बारे में आपको बताते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, इसकी डेफिनेशन को बताएंगे और डेफिनेशन के अंदर कुछ जो ज़रूरी बातें हैं वो आपको बताने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो आप फोकस रहें इंशाल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन को आप लोगों को बताते हैं कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो आप लिखेंगे इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज़ द branch of science which deals with the study of properties, composition, structure and reactions of matter, reactions of matter or substances. It also deals with the physical and chemical changes, physical and chemical changes in matter and the laws which govern these changes. तो डियर स्टूडेंट्स, ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, इसे आप लोग वर्ड देखेंगे इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। तो ये साइंस की शाख है। साइंस लैटिन वर्ड है और साइंस के मीनिंग होते हैं जानना या जुस्तजू करना। यहाँ पर जो है ना थोड़ा साइंस के हवाले से भी आप लोगों को मैं बता दूँ कि साइंस जो है एस साइंस, और साइंस लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मीनिंग होते हैं नॉलेज। ठीक है, जिसके मीनिंग है नॉलेज या जानना या जस्तजू करना, क्योंकि ह्यूमन नेचर होती है कि जब भी नेचर के अंदर कुछ हो रहा होता है तो इंसान उसको जानने की कोशिश करता है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे क्यों हो रहा है। तो ये जो जस्तजू होती है इंसान की, इसी को आप लोग साइंस पढ़ सकते हैं। ठीक है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। जिसका ताल्लुक क्या होता है कि आपके पास कोई भी मैटर है, ठीक है, मैटर कहते हैं एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। हर वो चीज़ जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसे आप मैटर पढ़ते हैं। तो कायनात में हर चीज़ मैटर। एक जो है ना बिग किस्म की जो है ना मिसाल आप लोग को दे रहे हैं। सब्सटेंस जो होते हैं ना वो क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मादे की जो खालिस हालत होती है उसे आप लोग सब्सटेंस कह सकते हैं। तो आपके पास मैटर है या आपके पास सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस की आपने देखनी है प्रॉपर्टीज, उसकी देखनी है आपने कंपोजिशन, उसका आप लोगों ने देखना है स्ट्रक्चर, उसका रिएक्शन। प्रॉपर्टीज कहते हैं खसूसियात। आप लोगों के पास जो भी सब्सटेंस है या मैटर, उसकी खसूसियात क्या होती हैं। कंपोजिशन का मतलब ये है कि जो भी आपके पास मैटर है या सब्सटेंस है वो किन अज्जा या किन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो भी आपके पास मैटर या सब्सटेंस है उसकी बनावट कैसी है, और अगर यही सब्सटेंस या यही मैटर किसी और मैटर के साथ रिएक्ट कर जाए केमिकली तो फिर नई चीज़ क्या बनाएगा। ठीक है, तो ओल्ड डेफिनेशन के अंदर यहीं तक डिस्कस किया गया था। न्यू बुक में थोड़ा सा इसको इजाफा किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि इट आल्सो डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर। कि मादे के अंदर जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस होती हैं उनका भी हम मुताला करते हैं। फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो होती हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, ठीक है, ये भी आगे आ जाएंगे, इसको हम फर्दर आप लोगों को पढ़ाएंगे, अभी इसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये ज़हन के अंदर रखें कि फिजिकल जो चेंज होती है
वो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से होती है। तो उसमें मादे की ज़हरी शक्ल उसमें चेंज आती है, लेकिन केमिकल चेंज के अंदर मादे की जो कंपोजिशन होती है उसके अंदर चेंज हो जाती है। आप लोग इसको जहन में रखें। उसके बाद है एंड लॉज विच गवर्न दीज चेंजेस, और हम उन कवानीन का भी मुताला करते हैं जिनके तहत ये चेंजेस होते हैं। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसके अंदर हम शुरू कर रहे हैं जी, जो पहली ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री की पहली ब्रांच है वो है जी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके नाम से आप लोग जान सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैटर की जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं या मैटर का जो भी फिजिकल बिहेवियर होता है उसकी हम स्टडी करते हैं। ठीक है जी। तो आप इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल बिहेवियर ऑफ मैटर और मटेरियल थिंग्स। द ब्रांच ऑफ chemistry which deals with the study of physical properties, and physical behavior of matter। तो ये केमिस्ट्री की वो शाख है जिसके अंदर हम जो मैटर होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसका जो फिजिकल बिहेवियर होता है उसको हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा गया है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे बयान किया गया फिजिकल बिहेवियर, तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि आप लोगों के पास है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एटसेट्रा। ठीक है, इसको भी आगे हम जाकर डिस्कस करेंगे। तो ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम डिटेल के साथ जो है डिस्कस करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है। तो डेफिनेशन के साथ साथ जो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम इसके अंदर पढ़ते हैं इसकी ब्रांचेस के अंदर, वो है हर केमिस्ट्री की जो ब्रांच होती है उसका स्कोप। स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप का मतलब ये होता है कि अगर आप केमिस्ट्री की इस ब्रांच के अंदर मास्टर एमफिल या पीएचडी करते हैं तो इसको पढ़ने पर आप प्रैक्टिकली कौन सी फील्ड में जाकर अर्न कर सकते हैं या अपनी खिदमात को सर अंजाम दे सकते हैं, तो उसको पढ़ते हैं इसका स्कोप, यानी मकसद क्या है इसका। तो अभी हम पढ़ेंगे इसका स्कोप ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है जी। तो देखते हैं स्कोप ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। स्कोप ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इसके स्कोप के अंदर हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो है क्या होता है। तो पहला स्कोप जिसके अंदर हम देखेंगे, पहले मैं आपको बताया तो बाद के अंदर जो है मैं इसको लिख देता हूँ। तो पहला स्कोप इसके अंदर ये है कि आमतौर पर हमारे पास जो सब्सटेंसेस होते हैं, सब्सटेंस के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज सब्सटेंस, कि मैटर की कोई भी जो खालिस हालत होती है उसे आप लोग सब्सटेंस कहते हैं। तो पहले इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके जितने भी आपके पास सब्सटेंसेस होते हैं वो सब्सटेंस अगर एटॉमिक शेप के अंदर है तो वो कैसे बिहेव करता है, वो सब्सटेंस अगर मॉलिक्यूलर शेप के अंदर है तो वो कैसे बिहेव करता है। तो यानी इस चीज़ को आपने देखना है कि सब्सटेंसेस जो होते हैं वो एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर शेप के अंदर जो है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो पहले इसका स्कोप क्या हो गया कि इट इन्वेस्टिगेट्स द सब्सटेंसेस at atomic and molecular level, atomic and molecular level। यानी ये सब्सटेंसेस
की इन्वेस्टिगेशन करता है, उसकी तहकीक करता है कौन से लेवल पर एटॉमिक के हमारे, अगर कोई भी सब्सटेंस एटम एटॉमिक शेप के अंदर है तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, अगर वो मॉलिक्यूलर शेप के अंदर है तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा। तो ये इसका पहला स्कोप है। दूसरा इसका स्कोप क्या है आमतौर पर, दूसरा इसका स्कोप ये है कि आमतौर पर जो फंडामेंटल फिजिकल लॉज होते हैं, ठीक है, ये जो फंडामेंटली बुनियादी जो तबई कवानीन हैं, ये कवानीन किस तरीके से इस दुनिया को चला रहे हैं, यही फिजिकल फंडामेंटल लॉज हैं जो दुनिया को चला रहे होते हैं। और इसी से आप समझ सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से कि आमतौर पर ये जो एटम होते हैं और जो मॉलिक्यूल होते हैं वो किस तरीके से करेक्टरिस्टिक्स अपनी शो कर रहे होते हैं कि एटम की क्या खसूसियात है, मॉलिक्यूल की क्या खसूसियात है। वो जो खसूसियात होती हैं उनको भी हम इसी ब्रांच से ही डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा ये एटम जब आपस में रिएक्ट करते हैं और बड़े सारे मॉलिक्यूल बनाते हैं और ये मॉलिक्यूल जो होते हैं फिर बनाते हैं हमारी लाइफ को, तो इन तमाम चीज़ों की डिस्कशन जो होती है वो भी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आ जाती है। तो ये इसका दूसरा स्कोप है, ठीक है। इसमें लिखेंगे दूसरी इसका स्कोप है इट एज क्लियर एक्सप्लेनेशन दैट हाउ फंडामेंटल लॉज govern our world, cause atoms and molecules to show specific properties and in turn to react to form huge compounds or substances related to life, related to life। ये इसका दूसरा स्कोप है। यानी आप इसके अंदर गौर करें तो ये कह रहा है कि किस तरीके से जो बुनियादी तबई कवानीन है वो किस तरीके से चला रहे हैं हमारी दुनिया को, किस तरीके से एटम और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अपनी मखसूस प्रॉपर्टीज़ को, खसूसियात को ज़ाहिर कर रहे हैं, किस तरीके से एटम आपस में रिएक्ट करके बड़े बड़े कंपाउंड बना रहे हैं और वो कंपाउंड जो होते हैं फिर बना रहे हैं हमारी लाइफ को, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों का मुतालिया हम करते हैं किसके अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ये फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा स्कोप है। और इसके अंदर जो थर्ड स्कोप है, थर्ड स्कोप के अंदर आप ये देखेंगे कि आमतौर पर फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है, कोई भी आप लोगों के पास जो रिएक्शन हो रहा होता है, उस रिएक्शन का जो रेट होता है उस रेट को वो मालूम करती है, प्रिडिक्ट करती है, या रेट ऑफ रिएक्शन में जो चेंज आ रही होती है उस चेंज को वो मालूम करती है, ठीक है। तो थर्ड इसके अंदर आप इसका जो स्कोप है वो देखेंगे, इट आल्सो डील्स विद द प्रिडिक्शन एंड चेंज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कि आप लोगों के पास कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन का जो रेट है उसको आप कैसे मालूम कर सकते हैं, या किसी रिएक्शन का जो रेट होता है उस रेट में जो चेंज होती है उस चेंज को आप कैसे मालूम कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है टाइम ओवर कंसंट्रेशन। मतलब क्या है कि कोई भी आपके पास मैटर है या सब्सटेंस है, उसकी जो मिकदार है वो वक्त के साथ जितनी खर्च होती है उसको आप लोग पढ़ सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कोई भी आप लोगों के पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो एटम है, जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनकी अमाउंट होती है, ये अमाउंट जब वो रिएक्ट करते हैं खर्च होती है वक्त के साथ और वो प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं, तो इसको पढ़ सकते हैं आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये आमतौर पर स्कोप है फिजिकल केमिस्ट्री का। 3 इसके स्कोप हैं जो आपसे पूछ सकते हैं इम्तिहान नुक्ते निगाह से। तो
पहली ब्रांच जो है हमने डिस्कस कर ली फिजिकल केमिस्ट्री। इसके बाद जो है जो दूसरी ब्रांच है इसकी वो हम डिस्कस करते हैं और वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अभी हम पढ़ते हैं जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या करेंगे आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट उसकी ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। ऑर्गेनिक के अंदर जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसके अंदर हमने डिस्कस करना होता है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, यानी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन हो। इनऑर्गेनिक के अंदर हम उन तमाम कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे जिनके अंदर कार्बन मौजूद ना हो या कार्बन की बहुत ही कलील मिकदार मौजूद हो। ठीक है, तो ये भी हम इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे उन कंपाउंड्स की जिनके अंदर कार्बन की मिकदार या तो होगी नहीं, अगर होगी तो इंतहाई कम। तो उन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन सिंथेसिस की, उन कंपाउंड्स को हम किस तरीके से बनाएंगे, उनकी कंपोजिशन क्या है वो कंपोजिशन हम देखेंगे, उनका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन करते हैं। ये इट इज द स्टडी ऑफ इट इज द स्टडी ऑफ सिंथेसिस। नंबर वन, सिंथेसिस। सिंथेसिस कहते हैं फॉर्मेशन को, बनावट को। सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर of elements and compounds, of elements and compounds contain that contain no or little carbon। तो ये आमतौर पर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये स्टडी है आमतौर पर उन एलिमेंट या कंपाउंड की जिनके अंदर या तो कार्बन होती नहीं, अगर होती है तो कार्बन की थोड़ी सी मिकदार होती है। तो उन कंपाउंड्स की हम फॉर्मेशन को देखेंगे, उन कंपाउंड्स को हम कैसे बनाएंगे, उनकी हम कंपोजिशन को चेक करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को, उनकी खसूसियात को हम देखेंगे और उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनकी जो बनावट होती है। ठीक है, चाहे एलिमेंट हैं चाहे कंपाउंड्स हैं, तो उनका मुताला करते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो ये अब आप लोगों के पास है उसकी डेफिनेशन। उसके बाद नंबर 2 पे हम पढ़ते हैं इसका स्कोप कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने पर जो जो मकसद होता है हमारा, हम किस फील्ड के अंदर जाके अपने फ्यूचर के अंदर जा सकते हैं, तो उसका जो स्कोप होता है उसका स्कोप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो किस चीज़ पर मुश्तमिल होते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनकी मिसाल में आप लोग पढ़ सकते हैं कि वो मेटल में भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, या मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर भी हो सकते हैं, एसिड भी हो सकते हैं, बेस भी हो सकते हैं, सॉल्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे होते हैं। तो पहला इसका स्कोप ये है, उसमें लिखेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स composed of metals, non-metals or mixture of both, यानी किसका, मेटल या नॉन मेटल का, मिक्सचर ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, salts, एसिड्स एंड बेस। ठीक है जी। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मुश्तमिल होते हैं मेटल पर, नॉन मेटल पर, या मेटल या नॉन मेटल का मिक्सचर हो सकता है, एसिड हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं, या फिर सॉल्ट्स हो सकते हैं आमतौर पर। ठीक है, तो ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं हम इनको किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए। जैसे कि आप लोगों के पास फर्टिलाइजर हो सकते हैं, यानी खाद जिसे आप लोग पढ़ सकते हैं, मेडिसिन आप लोगों के पास हो सकती है, कैटलिस्ट आप लोगों के पास हो सकते हैं,
इसके अलावा पिगमेंट्स आप लोगों के पास सकते हैं या फिर कोटिंग वगैरह हो सकती है। तो ये मैं लिख देता हूँ, फिर आप लोगों को मजीद थोड़ी इसके बारे में बताते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। नंबर 2 पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स used as fertilizer, medicine, catalyst, pigments, coatings। अब जो फर्टिलाइजर होते हैं, आप जिन्हें अपने ज़बान के अंदर जो है खाद कहते हैं, ठीक है। तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो खादों के अंदर इस्तेमाल होते हैं, अद्वियात के अंदर, मेडिसिन अद्वियात होती है उनके अंदर इस्तेमाल होते हैं, कैटलिस्ट के अंदर इस्तेमाल होते हैं। कैटलिस्ट आप लोगों के पास जो है ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज कर देते हैं, लेकिन उस केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेते। इस तरीके से पिगमेंट्स, पिगमेंट्स जो है ना वो कलर्स को पढ़ते हैं। और कोटिंग जो होते हैं ना, कोट से मुराद है किसी सतह के ऊपर किसी की सतह चढ़ाना, किसी भी कंपाउंड की सतह को चढ़ाना। इस मकसद के लिए भी आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अब आपके पास जो है ना दूसरी ब्रांच जो है वो मुकम्मल होगी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दो ब्रांचेस जो है आपने डिस्कस कर ली हैं, फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं तीसरी ब्रांच जिसे आप लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में सिर्फ कार्बन का डिफरेंस होता है। इनऑर्गेनिक के अंदर हम कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और ऑर्गेनिक में हम कार्बन के कंपाउंड्स का ही मुताला करेंगे। कार्बन जो होती है वो ज़्यादातर अपने कंपाउंड्स बनाती है हाइड्रोजन के साथ, और कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो आमतौर पर हम कार्बन के कंपाउंड्स की जब बात करेंगे तो आमतौर पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी ऐड हो जाएगा आमतौर पर। तो डेफिनेशन के अंदर हमने सिंपली कहना है कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम कार्बन के कंपाउंड्स, कार्बन के कंपाउंड से मुराद कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का, तो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, और उनके डेरिवेटिव्स का मुताला करते हैं। तो तीसरी ब्रांच हम देखते हैं और वो आप लोगों के पास है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये कहेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी, इन विच वी स्टडी द compounds of carbon, compounds of carbon। अब कार्बन के जो कंपाउंड्स अभी मैंने आप लोगों को बताया, कार्बन अकेला नहीं होता, कार्बन हमेशा हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के रखता है। तो कार्बन के कंपाउंड से मुराद है हाइड्रोकार्बन। तो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब ये होता है कि अगर यही हाइड्रोकार्बन किसी और कंपाउंड के साथ केमिकली रिएक्ट कर जाए तो उनके नतीजे में जो नए कंपाउंड्स बनते हैं यानी महफूज अखज़ होने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको पढ़ते हैं डेरिवेटिव्स। तो क्या करेंगे, दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब इस ये पुरानी डेफिनेशन है, अब इसमें थोड़ा सा इजाफा और किया गया है, और वो ये किया गया है कि आमतौर पर कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन होती है लेकिन उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कह सकते, और वो आमतौर पर इन्हीं हाइड्रोकार्बन के सिंपल साल्ट्स होते हैं। जैसे कि आप लोगों के पास कार्बोनेट हैं, बाइकार्बोनेट हैं, ऑक्साइड्स हैं और कार्बाइड्स हैं। तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड्स और कार्बाइड्स ये सिंपल साल्ट्स हैं हाइड्रोकार्बन्स के, लेकिन इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में शामिल नहीं करते क्योंकि आमतौर पर इन कंपाउंड्स की और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर में और प्रॉपर्टीज में फ़र्क होता है। तो इसलिए थोड़ी सी डेफिनेशन में इजाफा करेंगे और वो लिखेंगे अदर देन इट्स सिंपल सॉल्ट्स, सिंपल
salts like carbonates, bicarbonates, oxides and carbides। ठीक है जी। अब ये इसकी मुकम्मल डेफिनेशन है कि केमिस्ट्री की वो शाख जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव का मुताला करेंगे, लेकिन हम इसके अंदर कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स और कार्बाइड्स को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स इनके स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर में क्या होता है, फर्क होता है। तो ये अब आप लोगों के पास है इसकी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के बाद हम पढ़ेंगे इसका स्कोप कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो फिर प्रैक्टिकली कौन सी फील्ड अख्तियार कर सकते हैं। तो स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसके स्कोप के अंदर आप ये देखेंगे कि आमतौर पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिनको आप लोग कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी पढ़ सकते हैं, तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, तो ये आमतौर पर जितनी भी लाइफ होती है उस तमाम लाइफ के अंदर जो है ये मौजूद होते हैं और लाइफ को बनाते भी हैं। अब हमारा जिस्म जो होता है ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स इन पर मुश्तमिल होता है। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ठीक है। तो पहला इसका स्कोप ये होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट in all forms of life and essential for life और दूसरा आप लोगों के पास क्या है, दूसरा स्कोप ये है कि आमतौर पर जो है जितने भी आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे उन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, उनकी कंपोजिशन क्या होती है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है, उनका भी मुताला किया जाता है। और ये मुताला कौन करते हैं, ये करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट, ठीक है। तो दूसरा आप लिखेंगे कि इन दिस ब्रांच वी स्टडी द synthesis, properties, composition, structure and reaction of carbon containing compounds। तो ये दो आप लोगों के पास जो है इसके स्कोप है, ठीक है। तो पहला स्कोप आप लोगों के पास क्या है कि ये आमतौर पर जितनी किस्म की ज़िंदगी होती है उस तमाम में मौजूद है और ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा इसका क्या है कि आमतौर पर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं वो ये देखते हैं कि आमतौर पर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये कैसे बनते हैं, इनकी खसूसियात क्या होती हैं, इनकी कंपोजिशन क्या होती है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, और अगर ये किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करें तो इनके रिएक्शंस कैसे होते हैं, और रिएक्शंस का मुताला हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है जी। तो ये इसके दो स्कोप हैं, तो तीन है ब्रांचेस हमने डिस्कस कर ली हैं। तो उनके अंदर जो है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अभी जो है ना हम केमिस्ट्री की जो चौथी ब्रांच है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं और वो आप लोगों के पास है जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से भी इसका रिलेशन है, बायोलॉजी से भी रिलेशन है, इसलिए कुछ टर्म्स जो हैं बायोलॉजी की वो भी हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, यानी इन्वायरमेंट कहते हैं माहौल को, और बायो जो है ये पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और लॉजी का मतलब होता है डिस्कस करना, यानी माहौल के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डिस्कशन को, या दूसरे अल्फाज में जो इन्वायरमेंट है उसकी जो स्टडी होती है उस स्टडी को आप लोग पढ़ सकते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। थोड़ा पढ़ते हैं इसको हम। देखिए इन्वायरमेंट जो है ये तो होता है माहौल, ठीक है, माहौल हम पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन इसकी डेफिनेशन अलग है इन्वायरमेंट की, ठीक है, वो आप लोगों को अभी आप बताते हैं। बायो जो है ना इसका मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ, और लॉजी जो होता है ये होता है डिस्कशन करना।
तो कहने का मकसद ये है कि माहौल के अंदर जो जानदार रहते हैं उनका जो मुतालिया होता है उसको पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, या दूसरे अल्फाज में लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जो इन्वायरमेंट के दरमियान इंटरेक्शन होती है, बाहमी ताल्लुक या बाहमी अमल होता है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, अभी दो किस्म की डेफिनेशन यहाँ पर बन जाती हैं, उन्हीं दो किस्म की डेफिनेशन को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आप लोग अपने ध्यान के अंदर रखें। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है जी, इट इज द branch of chemistry which deals with the study of environment। तो कहते हैं कि ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं। ये न्यू डेफिनेशन है, वैसे अगर इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर जाए तो बहुत लंबी हो जाती है, थोड़ी सी मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताई है। तो इन्वायरमेंट का जो मुतालिया होता है उसको आप लोग पढ़ सकते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब इन्वायरमेंट क्या होता है आप लोगों के पास? ठीक है जी, तो इन्वायरमेंट हमारे पास क्या होता है? तो किसी भी जानदार का जो इन्वायरमेंट होता है वो दरअसल क्या होता है? मजमुआ। किस चीज का मजमुआ है? दो आप लोगों के पास फैक्टर्स हैं, एक आप लोगों के पास होता है जी एबायोटिक फैक्टर्स और दूसरे आप लोगों के पास होते हैं बायोटिक फैक्टर्स। अब थोड़ा सा आप लोग इसके अंदर देख लें कि एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं। एबायोटिक, और एक आप लोगों के पास होते हैं जी बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक। अब बायो का लफ्ज जो है ना, ये है लाइफ से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से, यानी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो लाइफ पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, और इन फैक्टर्स के अंदर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के पास प्रोड्यूसर्स हैं, आप लोगों के पास कंज्यूमर है, आप लोगों के पास रिड्यूसर्स या डिकम्पोजर्स हैं। तो ये होते हैं बायोटिक फैक्टर। और जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं ये माहौल के गैर जानदार अवामिल हैं, जैसे कि हवा, रोशनी, टेम्परेचर, दर्ज हरारत वगैरह वगैरह। तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं एबायोटिक फैक्टर। तो इन दोनों का जब मजमुआ होता है, वो मजमुआ दरअसल जो हो वो क्या कहलाता है? इन्वायरमेंट। और ये इन्वायरमेंट जो होता है वो उस जानदार के ऊपर क्या करता है? असरअंदाज होता है। तो इसी का मुतालिया, ठीक है, कि किस तरीके से वो इन्वायरमेंट जानदार के ऊपर असरअंदाज होता है और किस तरीके से वो जानदार उस इन्वायरमेंट को मुतासिर करता है। तो इसके मुताले को आप लोग पढ़ सकते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, तो एक तो डेफिनेशन इसकी ये है, और दूसरी इसकी डेफिनेशन जो है वो आप लोगों के पास भी मौजूद है, उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं जब आप लोगों की किताब के अंदर इसको दर्ज किया गया। ठीक है, तो उसमें कहा गया है कि इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना दैट अकर्स इन दिस प्लेनेट। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास दो किस्म के मज़ाहिर होते हैं, एक होता है आप लोगों के पास केमिकल और दूसरा होता है बायोकेमिकल। ठीक है, केमिकल तो आम जो केमिकल्स हैं उनका मुताला हो जाता है, लेकिन बायोकेमिकल ऐसे होते हैं जो कि जानदारों के अंदर होने वाले जो प्रोसेसेस होते हैं और जानदारों के अंदर जो पाए जाने वाले कंपाउंड्स होते हैं, तो उन कंपाउंड्स के रिएक्शन को आप लोग बायोकेमिकल पढ़ सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जो केमिकल और बायोकेमिकल मज़ाहिर हो रहे हैं इस ज़मीन के ऊपर, तो उसकी जो साइंटिफिक स्टडी होती है वो साइंटिफिक स्टडी को आप लोग पढ़ सकते हैं बायो, ये इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, तो दूसरी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिख देता हूँ कि इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना it is the scientific study of chemical and biochemical phenomena that occurs on this planet। तो ये आप लोगों के पास एक मॉडर्न डेफिनेशन है। तो इस मॉडर्न डेफिनेशन को जो है आप लोग इसके अंदर भी शामिल कर सकते हैं कि
इस सैयारे ज़मीन के ऊपर जो केमिकल और बायोकेमिकल जो मज़ाहिर हो रहे हैं, उनके साइंटिफिक मुताले को या साइंटिफिक स्टडी को भी आप लोग पढ़ सकते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, तो अभी हम जो है ना इसका देखेंगे स्कोप। तो इसका स्कोप जो है वो आप लोगों के पास क्या होता है। तो अभी हम जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के स्कोप को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके स्कोप होते हैं जिनको आप लोग जो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, हम डिस्कस करते हैं। तो ये आप लोगों के पास है जी स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, अब जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो है आप जो स्टडी कर सकते हैं, यहाँ पर होती हैं जी केमिकल स्पीशीज। केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल स्पीशीज का जिक्र करते हैं, उनके अंदर आप लोगों के पास हो जाते हैं आयन, मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल। तो ये जो केमिकल स्पीशीज हैं, इन केमिकल स्पीशीज के सोर्स, इन केमिकल स्पीशीज के इफेक्ट्स, इन केमिकल स्पीशीज के रिएक्शन और इन केमिकल स्पीशीज की जो फेट्स होती हैं। ठीक है, अभी फेट्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, किसके अंदर, एयर के अंदर, वाटर के अंदर और जो सोयल के अंदर है। तो उसकी स्टडी को भी आप लोग पढ़ सकते हैं, यानी उस तमाम चीज़ की जो स्टडी होती है वो भी आप लोग कर सकते हैं किसके अंदर, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। तो इसको मैं लिखता हूँ, फिर आप लोगों को मज़ीद समझाते हैं कि इन दिस ब्रांच वी स्टडी द, किस चीज़ की स्टडी करेंगे हम, देखें जी, सोर्सेस, इफेक्ट्स, रिएक्शंस एंड fates of chemical species, fates of chemical species in air, water and land या soil environment, soil। अब आप लोगों को ये कहता है कि आमतौर पर जो ये इन्वायरमेंट होता है, जैसे कि एयर है, वाटर है और जो सोयल आप लोगों के पास है, तो इनके अंदर जो जो केमिकल स्पीशीज है, उन केमिकल स्पीशीज के सोर्सेस कहाँ पे हैं, उनके असरात क्या होते हैं, उनके रिएक्शन जो होते हैं वो रिएक्शन किस तरीके से होते हैं, और इन केमिकल स्पीशीज के फैट्स। फैट्स का मतलब क्या होता है, फैट्स का मतलब ये होता है कि केमिकल स्पीशीज की जर्नी और केमिकल स्पीशीज की ट्रांसफॉर्मेशन, यानी उनका सफ़र और उनकी मुंतकली किसके अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर और ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब यानी फैट्स का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों के पास जी, फैट्स डिस्क्राइब्स देयर जर्नी and transformation within the environment or within the organism। लिख सकते हैं या एंड लिख सकते हैं, within the organism, कि आमतौर पर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट के मतलब आप लोगों को बता चुके हैं कि वो आप लोगों के पास एयर, वाटर एंड सोयल हो सकता है। ठीक है, यानी इन्वायरमेंट से मुराद है जी एयर, वाटर और सोयल। ठीक है, तो उसके अंदर जो केमिकल स्पीशीज है, उन केमिकल स्पीशीज की जर्नी और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी उनकी उनका सफर एक जगह दूसरी जगह और उनकी मुंतकली, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं फैट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज। तो ये एक तो आप लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं, ये एक आप लोगों के पास उसका है। दूसरा आप लोगों के पास ये है कि अगर आपके पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का इल्म नहीं है तो आप जो है स्टडी नहीं कर सकते या समझ नहीं सकते किस चीज़ को, कि किस तरीके से जो ह्यूमंस होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं, मुतासर करते हैं किसको, इन्वायरमेंट को, या किस तरीके से इन्वायरमेंट के अंदर केमिकल्स को रिलीज करके वो मुतासर करते हैं इन्वायरमेंट को। ये दूसरा आप लोगों के पास है। ठीक है, तो लिख सकते हैं विदाउट दिस या विदाउट द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जो भी आप लिखें। ठीक है, it is not possible to
understand the effects of human have। वो कह रहा है कि इसके बगैर, ठीक है, ये मुमकिन नहीं है कि किस तरीके से ह्यूमन जो है वो जो असरअंदाज होते हैं किसके ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, उसको आप समझ सकें। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन हैव ऑन द इन्वायरमेंट, हैव ऑन द थ्रू द रिलीज ऑफ केमिकल्स, थ्रू द रिलीज ऑफ केमिकल, रिलीज ऑफ केमिकल। क्योंकि आमतौर पर ह्यूमन जो होते हैं वो केमिकल को रिलीज करते हैं। कैसे रिलीज करते हैं? आमतौर पर आप लोग देखें, मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्रीज के जो वेस्ट होते हैं, वो वेस्ट जो होते हैं आमतौर पर जो हमारी आबी हयात होती हैं, ठीक है, ओशीन्स हो गए, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, उनके अंदर, या फिर इनके जो खतरनाक स्मोक होते हैं वो हमारी एयर के अंदर जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ पॉइजनस मटेरियल जो होते हैं वो हमारी ज़मीन के अंदर जा रहे हैं। इस तरीके से ये केमिकल्स जो होते हैं ये इन इन्वायरमेंट को, एयर को, सोयल को और इसके अलावा लैंड को ये मुतासर कर रहा है। और इसकी वजह कौन है? ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन ने ही इंडस्ट्री लगाई हुई है। ठीक है, तो यानी अगर आप लोगों के पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का इल्म नहीं है तो किस तरीके से ह्यूमन केमिकल को रिलीज करके जो इन्वायरमेंट को मुतासर कर रहा है इसको आप समझ नहीं सकते। ठीक है जी, तो इसका तीसरा स्कोप जो है जो मैं आप लोगों को बता रहा था, ठीक है, और ये आप लोगों के पास है जी, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड। ठीक है, यानी ये हमें समझने में देती है किस चीज को? द इफेक्ट्स, causes and solution of different forms of pollution। ठीक है, तो यानी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो होती है वो आमतौर पर जो मुख्तलिफ किस्म की जो पोल्यूशन होती है, जैसे कि एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, उस जो मुख्तलिफ किस्म की जो पोल्यूशन होती है वो किस तरीके से, उसकी वजूहात क्या होती हैं, उसके असरात क्या होते हैं, और किस तरीके से आप उस पोल्यूशन को ख़त्म कर सकते हैं, इन तमाम का मुताला भी आप लोग कर सकते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। पोल्यूशन जो होती है वो पोल्यूटेंट्स की वजह से होती है। पोल्यूटेंट आप लोगों के पास क्या होता है? पोल्यूटेंट आप लोगों के पास एक हार्मफुल मटेरियल होता है जो कि पोल्यूट करता है किसको? एयर को, वाटर को और सोयल इन्वायरमेंट को। ठीक है, तो यानी ये इसका जो तीसरा स्कोप है। ठीक है, अच्छा जी, तो अभी थोड़ा सा पोल्यूटेंट के हवाले से देख लें कि पोल्यूटेंट क्या होते हैं। पोल्यूटेंट जो कि पोल्यूशन काज करते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि पोल्यूटेंट इज अ सब्सटेंस दैट काज पोल्यूशन। पोल्यूटेंट is a substance that cause pollution। वो कह रहा है कि एक सब्सटेंस होता है कि आमतौर पर जो पोल्यूशन काज करता है या पोल्यूशन की वजह बनता है उसको आप लोग पढ़ सकते हैं पोल्यूटेंट। ठीक है, पोल्यूशन क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन का जिक्र हो गया है तो पोल्यूशन की मैं आप लोगों को डेफिनेशन कर देता हूँ। ठीक है, तो पोल्यूशन क्या है जी? एनी अनडिजायरेबल चेंज, अनडिजायरेबल change in the physical, chemical and biological characteristics of air, water and soil environment that harmfully affect, which harmfully affect the organism and natural resources
ठीक है जी। तो ये पोल्यूशन की डेफिनेशन है। अब वो कहता है कि ऐसी गैर जरूरी तब्दीली किसके अंदर, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, वाटर एंड सोयल। क्या आप लोगों के पास एयर है, वाटर है या सोयल है, इसकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो खसूसियात है उसके अंदर ऐसी गैर जरूरी तब्दीली जो कि बुरी तरह मुतासर करती है किसको, जानदारों को और कुदरती वसाइल को। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं पोल्यूशन। और पोल्यूशन का कॉज होता है पोल्यूटेंट। ठीक है जी, दो किस्म के पोल्यूटेंट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये इसकी तीसरी जो ब्रांच थी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की, वो हो गया मुकम्मल। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, तो अभी जो है ना हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट जो उसकी ब्रांच है वो आप लोगों के पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है जी। तो पांचवी ब्रांच इसकी जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसको हम स्टार्ट करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये जो लफ्ज है एनालिटिकल, ये लफ्ज है जी एनालिसिस से। ठीक है, एनालिटिकल का जो लफ्ज होता है ये आप लोगों के पास है एनालिसिस से, और एनालिसिस को उर्दू में आप लोग पढ़ते हैं तज्जिया करना। ठीक है जी, जांच पड़ताल करना, किस चीज़ की तज्जिया करना। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम जो मुख्तलिफ किस्म के जो सब्सटेंसेस होते हैं उसका करते हैं एनालिसिस। ठीक है जी, लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो ये इसकी डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study the analysis, या लिख सकते हैं in which we deals, ये भी लिख सकते हैं, स्टडी भी लिख सकते हैं। ठीक है, in which we deals the analysis of different substances, analysis of different substances। तो जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो सब्सटेंस होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंस का जब आप लोग एनालाइज करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं, तो उसको आप लोग पढ़ सकते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है जी, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the analysis of different substances, या in which we deals the analysis of different substances। ठीक है जी। अब ये जो आप लोगों के पास एनालिसिस होता है, ये दो किस्म का एनालिसिस होता है। एक एनालिसिस के अंदर जो आप लोगों के पास जो भी सैंपल दिया गया होता है, जो भी मटेरियल दिया गया होता है, उस मटेरियल में मौजूद जो कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स की अलहदगी और शनाख्त की जाती है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं आमतौर पर क्वालिटेटिव एनालिसिस। और दूसरा जो इसका है वो है जी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। लफ्ज़ पे गौर करें, वो है क्वालिटेटिव, जिसमें हम एक सैंपल में मौजूद जो कंपोनेंट्स हैं उसके अज्जा की अलहदगी और पहचान करते हैं। और दूसरा जो होता है ना क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटी कहते हैं मिकदार। ठीक है, तो आमतौर पर जो भी आप लोगों के पास मैटर है, जो भी आप लोगों के पास सैंपल है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स की जो मिकदार है या जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, उसको मालूम करने को क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहा जाता है। ठीक है, तो दो इसकी टाइप्स हैं आमतौर पर एनालिसिस की, वो आप लोग ध्यान के अंदर रखें। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ एनालिसिस, टाइप्स ऑफ एनालिसिस। तो इसके अंदर आप लोगों के पास पहला आप लोगों के पास मौजूद है क्या जी, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस उसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ यहाँ पर, आप लोग देखें इंग्लिश के अंदर। क्वालिटेटिव एनालिसिस इन्वॉल्व्स सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन मैटर। कि आप लोगों के पास कोई भी मैटर है, उस मैटर में मौजूद जो कंपोनेंट है उन कंपोनेंट की अलहदगी और उनकी शनाख्त, ये आप लोगों के पास कहलाता है क्या जी, क्वालिटेटिव एनालिसिस। जो दूसरा आप लोगों के पास मौजूद है उसको आप लोग पढ़ सकते हैं
क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये दूसरा आप लोगों के पास सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब लॉस पे गौर करें, क्वांटिटी यानी मिकदार, आमतौर पर कोई भी आप लोगों के पास मैटर है या सैंपल है, जो पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, उसके अंदर जो कंपोनेंट है, उन कंपोनेंट की जो मिकदार है, वो मिकदार कितनी है, तो इसके मुताला आप लोग पढ़ सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन्वॉल्व्स द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कहते हैं मिकदार को, कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन मैटर, प्रेजेंट इन मैटर। ठीक है जी, ये दो किस्म का एनालिसिस हम करते हैं आमतौर पर। ठीक है, क्वालिटेटिव जिसके अंदर कोई भी आप लोगों के पास मैटर या सैंपल है, उसमें उसके जो कंपोनेंट है, उन कंपोनेंट की अलहदगी और उनकी शिनाख्त की जाती है। और दूसरा जो आप लोगों के पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, उसके अंदर आप क्या करते हैं, जो भी आप लोगों के पास मैटर या सैंपल होता है, उसके जो कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट की मिकदार को मालूम करना, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसकी डेफिनेशन, ये दो जो एनालिसिस हैं उनकी डेफिनेशन, दोनों के दरमियान फ़र्क। और स्कोप के अंदर आप लिख सकते हैं कि आमतौर पर आजकल ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड, जदीद और नफीस किस्म के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए मौजूद हैं आमतौर पर लैब्स के अंदर, जिनकी मदद से आप जो है किसी भी मैटर को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी इसको आप लोग इसके स्कोप के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्कोप के अंदर आप क्या लिखेंगे, ये इसका स्कोप है। तो आमतौर पर ऐसे आप लोगों के पास मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आर प्रेजेंट टू एनालाइज द मैटर। ये आप लोग स्कोप के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है वो मुकम्मल हो जाती है। तो अभी हम जो है इसकी नेक्स्ट ब्रांच जो है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, और वो जो नेक्स्ट इसकी ब्रांच है वो आप लोगों के पास है जी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, तो आमतौर पर देखें, ये दो जो आप लोगों के पास साइंस है, एक आप लोगों के पास है जी बायो और दूसरा आप लोगों के पास है जी केमिस्ट्री। तो आमतौर पर हमने जो है बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बायो से मुराद आप लोगों के पास क्या है जी, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ जिसे आप लोग पढ़ सकते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म या जिनके अंदर लाइफ होती है, उनकी केमिस्ट्री को हमने पढ़ना है। ठीक है, केमिस्ट्री में आप लोगों को पता है कि हम सब्सटेंसेस के प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शंस और स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आमतौर पर जो जानदार होते हैं उनके अंदर जो सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, उन सब्सटेंसेस की केमिस्ट्री हमने पढ़नी है। यानी उन सब्सटेंसेस के जो प्रोसेसेस होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी जो कंपोजिशन होती है, उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ओल्ड डेफिनेशन तो नहीं, अब यहाँ पर अब न्यू डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे, और न्यू डेफिनेशन ओल्ड रिलेटेड ही है, उसके अंदर कोई खास फर्क नहीं है। तो इसके अंदर यह है कि आमतौर पर बायोकेमिस्ट्री की जब हम स्टडी करते हैं, तो स्टडी करने पर हम लाइफ को समझ सकते हैं कि लाइफ किस तरीके से चल रही है, लाइफ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं लाइफ को कि लाइफ किस तरीके से चल रही है, कैसे जो केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं आमतौर पर किसी जानदार के अंदर। तो वो जो केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, दरअसल वो मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये सारे के सारे होते हैं। ठीक है, कैटाबॉलिज्म होता है, उसकी डिटेल में नहीं जाते हैं, इतना आप लोग को बता रहे हैं। तो जो भी उसके अंदर लाइफ चल रही होती है, वो उन प्रोसेसेस की वजह से हो रही होती है, और प्रोसेसेस जो होते हैं वो किसकी वजह से हो रहे होते हैं, सब्सटेंसेस की वजह से होते हैं आमतौर पर। ठीक है, तो आप डेफिनेशन कर सकते हैं इसकी, एक तो ये भी कर सकते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज द, ये लिख सकते हैं कि इन दिस ब्रांच वी अंडरस्टैंड लाइफ, ये लिख सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, in this branch we understand life, we
अंडरस्टैंड लाइफ। कैसे आप लाइफ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं? थ्रू केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, केमिकल प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं, उन केमिकल प्रोसेस से आप लाइफ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो प्रॉपर इसकी डेफिनेशन जो होती है, प्रॉपर डेफिनेशन वो आप लोगों के पास ये है, जो भी मैं यहाँ लिखूंगा। इट इज द स्टडी ऑफ chemical substances and vital processes। अब देखें, दो चीजें हैं, वो सब्सटेंस और सब्सटेंस के जो प्रोसेसेस या सब्सटेंस के जो रिएक्शन हो रहे होते हैं, किसके अंदर? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जानदार होते हैं, उन जानदारों के अंदर जो अहम किस्म के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो, और अहम किस्म के जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, उनके मुताले को आप लोग पढ़ सकते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है जी, तो ये उसकी डेफिनेशन है। और स्कोप इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि स्कोप क्या होता है, क्योंकि आमतौर पर हम इसके अंदर जो है बायोकेमिस्ट्री का, इसको आप लोग जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मुताला करते हैं। जैसे कि आप लोगों के पास प्रोटीन हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, फैट्स हो सकते हैं, या न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं। तो इन तमाम का स्ट्रक्चर और इनका जो फंक्शन होता है उसका भी आप लोग मुताला कर सकते हैं, किसके अंदर? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो स्कोप में क्या लिख सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड्स इंसाइट टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को आप लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, ऑफ मॉलिक्यूल्स, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, जिन्हें आप लोग लिपिड्स भी पढ़ सकते हैं, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी, तो ये अब आप लोगों के पास है छोटी जो ब्रांच थी केमिस्ट्री की, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशंस, प्रॉपर डेफिनेशन इसकी ये है, और ये इसका है आप लोगों के पास स्कोप। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, वो आप लोगों के पास है जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री को हम डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसका मतलब क्या होता है कि इसका ताल्लुक होता है एटम के न्यूक्लियस से। आमतौर पर आप ये देखें कि एक जो आप लोगों के पास एटम होता है, आप लोगों को मुख्तसर सा बताता हूँ, एटम के जो है ना दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक इसका जो है आउटर पार्ट होता है जिसको आप लोग शेल पढ़ सकते हैं, और एक इसका जो है ना इनर पार्ट होता है जिसको आप लोग न्यूक्लियस कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गौर करें, ये आप लोगों के पास एक एटम है, तो ये जो है ना उसका शेल, और ये उसका होता है जी न्यूक्लियस। आमतौर पर जो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस केमिस्ट्री का ताल्लुक होता है एटम के शेल के साथ, जहाँ पर आमतौर पर पाए जाते हैं जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर पाए जाने वाले। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आमतौर पर इनमें कोई भी एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो फिर वो आयंस बनाता है आमतौर पर। तो इलेक्ट्रॉन का खारिज होना या जज्ब होना, लेकिन हम आमतौर पर जब पढ़ते हैं ना न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक होता है एटम के न्यूक्लियस से। तो यहाँ पर एटम के न्यूक्लियस में दो बुनियादी जो है ज़रात होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
तो आमतौर पर जब आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसमें एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो तब्दीली करता है अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तब्दीली करने से एक जो एटम होता है वो एक नए एटम में क्या हो जाता है, तब्दील। इस दौरान जो होता है वो एनर्जी को जज्ब भी करता है, खारिज भी करता है, या फिर रेडिएशन को भी वो इमिट करता है आमतौर पर। तो एक एटम से वो दूसरे एटम में क्या हो जाता है, तब्दील। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम ये देख रहे हैं कि हो रहे हैं एक एटम के न्यूक्लियस में रिएक्शन। तो आमतौर पर एक एटम के न्यूक्लियस में जो रिएक्शन होते हैं इसकी जो स्टडी होती है वो दरअसल क्या कहलाती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो इसलिए जो है ना, इसको आप लोग ये भी कह सकते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। लिखेंगे इट इज द स्टडी ऑफ reactions taking place in the nucleus of an atom। ठीक है भी, सिंपल तो इसकी ये हो सकती है। तो अगर मजीद जो है हम डिटेल के साथ जाएं और इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ें तो फिर वो आप लोगों के पास क्या होती है। तो हम लिख सकते हैं कि इसके अंदर हम मुताला करते हैं एक तो रेडियो एक्टिविटी का, इसके अलावा न्यूक्लियर प्रोसेसेस का, और इसके अलावा न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन का, जो कि आमतौर पर किसी भी एटम के न्यूक्लियस में हो रही होती हैं। तो लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद दी क्या भी रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस and nuclear transformation taking place in the nucleus of an atom, taking place in the nuclei of atoms। न्यूक्लियाई जो होता है वो न्यूक्लियस की जमा होती है। ठीक है, तो यानी मजीद अगर आप इसको देखें तो मजीद जो है ये इसकी डेफिनेशन जाके बनती है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस, न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। अब यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों को बताने की जरूरत है कि व्हाट इज द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी जिसे आप लोग उर्दू के अंदर ताबकारी पढ़ते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी या ताबकारी क्या होती है। तो आमतौर पर ये देखें कि कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट पढ़ सकते हैं या रेडियो एक्टिव मटेरियल पढ़ते हैं, जैसे कि यूरेनियम है, रेडियम है, थोरियम है, एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। तो इनके आमतौर पर जो है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हाई होते हैं। तो ये जो आप लोगों के पास रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं कुदरती तौर पर रेडियो एक्टिव रेज को खारिज करते रहते हैं। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल जब कुदरती तौर पर नेचुरली रेडियो एक्टिव रेज को खारिज करेंगे, तो वो जो रेडियो एक्टिव रेज को नेचुरली खारिज करते हैं, तो इस प्रोसेस को या इस अमल को आप लोग कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है जी, तो ये तो आप लोगों के पास है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेडियो एक्टिव रेज का मुसलसल खारिज होना ये कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। और इसको इतना डिटेल से अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी लेवल ऐसा नहीं है, ये हायर क्लासेस खासतौर पर ग्रेजुएशन या बीएससी क्लासेस के अंदर, बीएस क्लासेस के अंदर पढ़ी जाती है। अच्छा, उसके बाद दूसरा आप लोगों के पास है न्यूक्लियर प्रोसेसेस। तो आमतौर पर न्यूक्लियर प्रोसेसेस जो एटम के न्यूक्लियस में होने वाले जो प्रोसेसेस हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियर प्रोसेसेस दरअसल क्या होते हैं, तो आमतौर पर फिशन प्रोसेस आप लोगों के पास है, फ्यूजन प्रोसेस आप लोगों के पास है। अब फिशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, फिशन प्रोसेस में आप लोगों के पास एक हैवी न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है हम आमतौर पर न्यूट्रॉन्स की बमबारी करवाते हैं और इसको छोटे इस एटम को और इस एटम के न्यूक्लियस को खासतौर पर छोटे न्यूक्लियाई में तब्दील करते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है फिशन। फिशन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो आप लोगों के पास एक एटम का हैवी न्यूक्लियस होता है, वो मजीद छोटे
एटम के न्यूक्लियस के अंदर तब्दील हो जाता है। दूसरा आप लोगों के पास है फ्यूजन। फ्यूजन के अंदर फ्यूजन का मतलब होता है मिलाप। फ्यूजन का में ये होता है कि दो छोटे जो न्यूक्लियाई होते हैं किसी भी दो एटमों के, ये आपस में मिलते हैं और आप लोगों के पास एक बड़ा सा न्यूक्लियाई बनाते हैं किसी भी एटम का। तो ये जो फिशन होता है या फ्यूजन होता है, जिसमें आमतौर पर किसी एटम के न्यूक्लियस में तब्दीली हो रही होती है, तो ये दरअसल कहलाते हैं न्यूक्लियर प्रोसेस, क्योंकि आमतौर पर इसमें एटम के जो न्यूक्लियाई होते हैं उनमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनमें चेंजेस की वजह से होती है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर प्रोसेसेस हैं। इसके अलावा रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का मतलब या रेडियो एक्टिव डीके का मतलब यही होता है कि कोई भी आप लोगों के पास पेरेंट एलिमेंट है, वो पेरेंट एलिमेंट जो होता है वो कोई रेडियो एक्टिव रेस को खारिज करके या अपने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तब्दीली करके एक नए एलिमेंट के अंदर तब्दील हो रहे होते हैं आमतौर पर। तो ये कहलाते हैं न्यूक्लियर प्रोसेसेस। इसको भी आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट आप लोगों के पास है न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे आप लोग न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन भी पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये होता है कि एक आप लोगों के पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है आमतौर पर किसी भी रेडियो एक्टिव रे को खारिज करके या किसी न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके या प्रोटॉन में तब्दीली करके एक नए एलिमेंट में तब्दील हो जाता है। जैसे आप लोगों के पास सिंपल है यूरेनियम 238 92। अगर एक न्यूट्रॉन को ये एब्जॉर्ब करता है तो फिर ये सिंपल जो है तब्दील हो जाता है यूरेनियम 239 के अंदर। तो आप लोग सिंपल देखेंगे न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने से तो यूरेनियम 238 जो है वो यूरेनियम 239 में क्या हो गया है, तब्दील हो गया है। ठीक है जी, तो ये एक किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जांपल आप लोग कर सकते हैं सिंपली। तो ये जो इसकी डेफिनेशन के अंदर जो थोड़ी टर्म्स इस्तेमाल की गई थी, उन टर्म्स को मैंने आप लोगों को बताया है सिंपली, जो आप लोगों के लेवल पर इतना काफ़ी है। इसकी मज़ीद डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हायर स्टडीज़ में की जाती है। तो ये आप लोगों के पास डेफिनेशन और डेफिनेशन की थोड़ी एक्सप्लेनेशन। अभी हम पढ़ते हैं इसका स्कोप कि अगर आप लोग जो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर मास्टर्स में आ जाते हैं, फिल कर जाते हैं या पीएचडी, तो आप जो है कौन सी फील्ड के अंदर प्रैक्टिकली जा सकते हैं। तो इसके स्कोप के अंदर आप लोग देखें जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है, इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो आमतौर पर होती है एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है जी, मेडिकल फील्ड के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, या फिर हम रिसर्च के अंदर भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आमतौर पर इसका स्कोप है। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसकी। तो इस तरीके से जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है ये आप लोगों की कंप्लीट हुई डेफिनेशन और ये स्कोप। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमने खत्म की, उसके बाद हम नेक्स्ट ब्रांच पे चलते हैं और नेक्स्ट ब्रांच आप लोगों के पास है जी पॉलीमर केमिस्ट्री। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखें कि ये जो आप लोगों के पास लफ्ज़ इस्तेमाल किया है पॉलीमर, ये दो अल्फाज हैं, उनके मिलाप से जो है ये बना हुआ है। एक है पोली, दूसरा है मर्स। अब पोली का मतलब क्या होता है? पोली का मतलब होता है जी मैनी, और मर्स का मतलब होता है यूनिट्स। अगर आप इन दोनों वर्ड्स को मिलाएंगे तो आप लोग के पास बन जाएगा मैनी यूनिट्स। मैनी यूनिट्स। तो जब बहुत सारी यूनिट्स जो है आपस में यूनाइट करती जाती हैं, मिलती जाती हैं, तो इनके मिलाप से आप लोगों के पास एक बड़ा सारा मॉलिक्यूल बन जाता है। बड़े सारे मॉलिक्यूल को आप लोग पॉलीमर पढ़ सकते हैं या मैक्रो मॉलिक्यूल पढ़ सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर जो नेचुरली तौर पर पाए जाने वाले पॉलीमर्स आप लोगों के पास हैं, जैसे कि आप लोगों के पास है जी प्रोटीन, आप लोगों के पास है जी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड। तो आमतौर पर कुदरती तौर पर पाए जाने वाले ये पॉलीमर्स हैं जो कि आमतौर पर ह्यूमन बॉडीज के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटीन जो होता है इसकी जो बेसिक यूनिट है वो है जी अमाइनो एसिड्स। अब बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते जाएंगे, अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड, ये आपस में मिलते जाएंगे।
सीरीज के अंदर और इनके मिलाप से फिर आप लोगों के पास क्या बनेंगे जी, प्रोटीन। तो देखिए मैनी यूनिट्स, छोटी छोटी यूनिट्स आपस में मिल रही हैं तो एक बड़ी यूनिट बना रही है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जो कि आमतौर पर शुगर के मिलाप से बनते हैं। इस तरीके से फैट्स हैं जो फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल के मिलाप से बनते हैं। तो इसी तरीके से छोटी छोटी यूनिट्स जब आपस में मिलती जाती हैं तो इनके मिलाप से जो एक बड़ा मालिक्यूल बनता है जिसको आप लोग मैक्रो मालिक्यूल या पॉलीमर पढ़ सकते हैं। तो इसकी जो स्टडी होती है उसे आप लोग पढ़ सकते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री। तो पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो पॉलीमर आपने बनाया है इसको बनाया कैसे गया है, इसकी सिंथेसिस या फॉर्मेशन कैसे की गई है, और इस पॉलीमर की प्रॉपर्टीज क्या है, और इस पॉलीमर का स्ट्रक्चर क्या है। तो आम तौर पर हम पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर एक जो पॉलीमर बनता है उसकी सिंथेसिस, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, मुतालिया करते हैं। तो यहाँ पर उसकी हम डेफिनेशन करते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री की। तो आप लिख सकते हैं इट इज द स्टडी ऑफ इट इज द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर किसका, ऑफ पॉलीमर्स और मैक्रोमोलिक्यूल, एक ही बात है, ठीक है जी, मैक्रोमोलिक्यूल। तो ये आप लोगों के पास उसकी डेफिनेशन है। तो लिखेंगे इट इज द स्टडी ऑफ सिंथेसिस ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीमर केमिस्ट्री। तो यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा पॉलीमर की डेफिनेशन भी आप लोगों को बता देता हूँ, जो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि पॉलीमर क्या होते हैं, जिनकी हम यहाँ पर उनके बनने को, उनकी खसूसियात को, उनकी बनावट के मुताले को हम पॉलीमर केमिस्ट्री में लेके जाते हैं। तो पॉलीमर आप लोगों के पास क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि पॉलीमर जो होता है एक लार्ज कंपाउंड होता है जो कि आमतौर पर बहुत सारी जो छोटी यूनिट्स होती हैं जिन्हें आप लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हैं। जब ये छोटी यूनिट्स जिन्हें आप लोग बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं जब सीरीज में एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं तो इनके मिलाप से एक बड़ा मालिक्यूल बन जाता है जिसे आप लोग पॉलीमर कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ पॉलीमर की, कि पॉलीमर इज अ लार्ज मॉलिक्यूल, पॉलीमर इज अ लार्ज मॉलिक्यूल, जिसे आप लोग मैक्रो मॉलिक्यूल भी पढ़ सकते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल मेड बाय लिंकिंग टुगेदर, लिंकिंग, ठीक है, मेड बाय लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। तो आप लोगों के पास जो है सीरीज के अंदर छोटी यूनिट्स होती हैं जिन्हें आप लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़ सकते हैं, उनके मिलाप से, लिंकिंग टू उनके मिलाप से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जिसे आप लोग पॉलीमर पढ़ सकते हैं। और जिसकी तफसील थोड़ी सी मैंने आप लोगों को बता दी पहले से कि पॉली का मतलब क्या होता है, मर्स का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को मिसाल दी थी पहले ही, तो ये तो आमतौर पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाने वाली जो नेचुरली पॉलीमर्स हैं, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये पाई जाती हैं। तो स्कोप के अंदर भी आप लोग लिख सकते हैं ये वाली चीज़ कि आमतौर पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर बहुत सारे मटेरियल पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है या न्यूक्लिक एसिड है। तो ये नेचुरली तौर पर नेचुरली अक्रिंग मॉलिक्यूल या पॉलीमर्स हैं जो कि जानदारों के अंदर पाए जाते हैं। तो यानी यहाँ पे लिखेंगे स्कोप के अंदर मैनी मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन living organisms such as protein, carbohydrates, fats, etc. are naturally occurring polymers or macromolecules, ठीक है जी। तो ये आप लोग उसकी स्कोप के अंदर लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर जो है पॉलीमर केमिस्ट्री खत्म होती है। आपने जो है ना पॉलीमर केमिस्ट्री की डेफिनेशन करनी है, पॉलीमर क्या होते हैं उसके बारे में बताने हैं, और स्कोप के अंदर आप लोग ये लिख सकते हैं। तो पॉलीमर केमिस्ट्री के बाद नेक्स्ट जो इसकी ब्रांच है जियो केमिस्ट्री, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जियो केमिस्ट्री, अब देखें नाम से देखें जियो, जियो जो है ना ये हम पढ़ते हैं जी अर्थ को, जमीन को, और आगे हम इस्तेमाल कर रहे हैं जी केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री की डेफिनेशन मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ कि केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं। तो आमतौर पर केमिस्ट्री के अंदर कोई भी आप लोगों के पास मैटर या सब्सटेंस है तो उसकी हम कंपोजिशन को देखते हैं, प्रॉपर्टीज को देखते हैं, उसके रिएक्शन और उसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। तो आमतौर पर जियो केमिस्ट्री के अंदर हम ये देखेंगे कि आमतौर पर जो हमारी अर्थ होती है, इस अर्थ की कंपोजिशन क्या है, और इसके अलावा इस अर्थ की कंपोजिशन के साथ साथ इसके अंदर जो सोर्सेस हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें जो है हमारी ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं, जैसे कि गैस हो सकती है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो सकते हैं आमतौर पर, ठीक है, पेट्रोलियम जैसे आप लोग पढ़ सकते हैं, डीजल, असफाल्ट, जेट फ्यूल, नेफ्था, पेट्रोल, ये सारे के सारे जो है ये इसके अंदर पाए जाते हैं, और कोयला भी इसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, ये सोर्सेस ऑफ अर्थ है जिसे आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा कौन कौन सी इसके अंदर मादनियात होती हैं जिनको आप लोग मिनरल पढ़ सकते हैं। बहुत सारी मादनियात होती हैं जो इसके अंदर मौजूद होती हैं, प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी हैं और हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी ज़रूरी है। तो इसके अंदर हम क्या इसकी डेफिनेशन करेंगे यहाँ से कि जियो केमिस्ट्री क्या है। तो इसकी डेफिनेशन करेंगे, इट इज़ द स्टडी ऑफ, इट इज़ द स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ composition of earth, composition of earth, sources of earth, sources of earth, and mineral of earth, and mineral of earth। ठीक है, इसको आप लोग ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग-अलग लिखने की बजाय इकट्ठे भी लिख सकते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, सोर्सेज एंड मिनरल ऑफ अर्थ, ये भी लिख सकते हैं अलग-अलग। मैंने इसको अलग-अलग इसलिए लिखा है ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें कि इसके अंदर हम ज़मीन की जो कंपोजिशन होती है कि ज़मीन जो है वो किन किन अज्जा पर मुश्तमिल है उसको हम देखते हैं, कौन कौन से सोर्सेज है जो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, और कौन कौन से मिनरल्स हैं। ठीक है जी, तो ये आप लोग इसकी डेफिनेशन करेंगे। स्कोप के अंदर जो है डेफिनेशन के बाद स्कोप जो दूसरी चीज़ है, स्कोप के अंदर आप देखेंगे कि हम जो है और किन किन चीज़ों का मुताला करते हैं। ज़मीन की कंपोजिशन, सोर्सेस और मिनरल्स के अलावा हम क्या करते हैं, तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में एक तो ये है कि मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन यानी आमतौर पर मादनियात की खोज लगाना, ठीक है, मादनियात को तलाश करना। ठीक है, तो जो जियो केमिस्ट होते हैं वो आमतौर पर मिनरल्स की खोज के अंदर रहते हैं। दूसरा आप लोगों के पास है जियो केमिकल मैपिंग, जियो केमिकल मैपिंग, और फिर इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है जियो केमिकल मैपिंग की, वो आप लोगों के पास है जी, एक तो हम जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, इसके अलावा फॉरेस्ट्री, और इसके अलावा मेडिकल रिसर्च एटसेट्रा। तो जियो केमिकल मैपिंग के अंदर जो है हम जो इन्वायरमेंट होता है, माहौल होता है, जो आप लोगों को इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, उस इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग करते हैं। इसके अलावा जो फॉरेस्ट होते हैं उसकी करते हैं, इसके अलावा जो मेडिकल हैं उसकी करते हैं। ठीक है जी, तो ये इसका स्कोप है जो आप लोग ने लिखना है। तो ये इसकी डेफिनेशन और ये इसका स्कोप, इम्तिहान का से डेफिनेशन और स्कोप इंपॉर्टेंट है जो आप लोग कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो आप लोगों के पास है जी मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो देखें इसके नाम से आप लोगों के पास जाहिर है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या होती है। मेडिसिनल, मेडिसिन से ये लफ्ज लिया गया है। तो पता है आप लोगों को मेडिसिन जो होती है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। देखें जब भी कोई बंदा बीमार हो जाता है, ठीक है, किसी भी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो मेडिसिन होती हैं, ये मेडिसिन कौन तैयार करते हैं, कहाँ पे तैयार होती हैं,
तो मेडिसिन को तैयार करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट या फार्मासिस्ट, और हम तो आमतौर पर हमारे पास कुछ मेडिसिन की कंपनी होती है जहाँ पर ये तैयार हो रही होती है, ठीक है। तो इन मेडिसिन से आमतौर पर जो है हम बीमारियों का इलाज करते हैं। तो केमिस्ट इनको कहे तैयार करते हैं। तो केमिस्ट जो होते हैं आमतौर पर किसी भी मेडिसिन का एक डिज़ाइन बनाता है और फिर उस मेडिसिन को वो तैयार करता है, और वो जो मेडिसिन तैयार होती है वो किस मकसद के लिए होती है, नौ इंसानियत की फायदे के लिए या खिदमत के लिए। तो इसी को आप लोग इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो लिखेंगे इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इन दिस branch of chemistry, the chemist tries to design, ठीक है, and synthesize drugs or medicines which are beneficial for mankind, ठीक है भी। तो वो ये कह रहे हैं कि केमिस्ट्री की इस ब्रांच के अंदर एक जो केमिस्ट होता है वो एक किसी भी मेडिसिन का डिज़ाइन तैयार करता है, फिर उस मेडिसिन को वो तैयार करता है ताकि ये मेडिसिन जो है फायदेमंद हो सके, किसके लिए, नौ इंसानियत के लिए, ठीक है जी। तो ये आप लोगों के पास की डेफिनेशन है। और इसका जो स्कोप है, स्कोप में जरूरी बात है, अब जब भी कोई शख्स बीमार होता है तो बीमारी की हालत में वो एक नई बीमारी अगर है तो उसके लिए मेडिसिन नई डिस्कवर करनी पड़ती है। तो इसके अंदर जो है हम मेडिसिन की डिस्कवरी को भी देखते हैं, मेडिसिन जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो किस तरीके से डिलीवर होती है, एक मकाम से दूसरे मकाम तक जाती हैं, वो भी देखते हैं। मेडिसिन की अब्जॉर्प्शन भी देखते हैं, किस तरीके से हमारे ब्लड में शामिल हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, उसको भी हम देखते हैं। और फिर हम इसका मेटाबॉलिज्म भी हम चेक करेंगे। तो लिख सकते हैं कि स्कोप के अंदर के इट इंक्लूड्स नंबर 1 डिस्कवरी, नंबर 2 डिलीवरी, नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, एंड नंबर 4 मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो लिख सकते हैं इट इंक्लूड्स डिस्कवरी, डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म, किसका भी, ऑफ ड्रग इन ह्यूमन बॉडी, ये एक इंसान का जो जिस्म होता है, बॉडी होता है, उसके अंदर जो है ये जो ड्रग्स होती हैं वो किस तरीके से डिलीवर होती हैं, किस तरीके से वो एब्जॉर्ब होती हैं, किस तरीके से उनका मेटाबॉलिज्म चलता है। अब डिस्कवरी के लिए तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, अगर बीमारी आप लोगों के पास न्यू है तो उसके लिए न्यू मेडिसिन को डिस्कवर करना पड़ता है। जब मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं तो किस तरीके से वो डिलीवर होती है, एक मकाम से दूसरे मकाम तक जाना। एब्जॉर्प्शन से मुराद ये होती है किस तरीके से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में शामिल हो जाती है, हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है। और मेटाबॉलिज्म जो है ना, थोड़ी सी इसकी मैं तफसील आपको बता देता हूँ मेटाबॉलिज्म की, कि आमतौर पर हमारे जिस्म के अंदर जो सैकड़ों किस्म के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जिस्म से मुराद हमारे सेल्स के अंदर, ठीक है भाई। तो ये आप लोगों के पास सेल है, सेल की ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल का न्यूक्लियस है। तो आमतौर पर हमारे सेल के अंदर जो सैकड़ों केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको मजमूई तौर पर आप लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप्स होती हैं आमतौर पर, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। वन इज एनाबॉलिज्म एंड अदर इज कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म जो है एक तामीरी अमल है, इसमें जो है आमतौर पर छोटी छोटी इकाइयाँ बाहर मिल रही होती हैं और बड़ी इकाई बना रही होती हैं, ठीक है। तो हमारे जिस्म की जो तामीर होती है वो एक एनाबॉलिज्म की तामीर है, जिसमें छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर बड़ी यूनिट्स को बना रही होती हैं। और कैटाबॉलिज्म जो है एक तखरीबी अमल होता है, जिसमें एक बड़ी यूनिट टूट कर छोटी यूनिट्स में क्या हो रही होती है, तब्दील हो रही होती है। तो ये जो दोनों किस्म के रिएक्शन हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, जिन्हें मजमूई तौर पर आप लोग मेटाबॉलिज्म कहेंगे, ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं और आमतौर पर हमारी ज़िंदगी के लिए या ज़िंदगी की बका के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। ठीक है भी। तो ये आप लोगों ने करनी है इसकी डेफिनेशन और ये आप लोगों के पास है उसका स्कोप।
ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट हम इसकी ब्रांच को डिस्कस करने वाले हैं और वो आप लोगों के पास है जी एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री, अब इसके नाम से आप लोग देखें कि ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है एस्ट्रो, ये है फल्कियात के हवाले से। तो केमिस्ट्री की इस ब्रांच के अंदर जो है हम जो फल्कियात, सितारे, सैयारे, स्पेस, इंटरस्टेलर स्पेस, इन तमाम चीज़ों की डिस्कशन आ जाती है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं आमतौर पर एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती हैं। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों की स्टडी जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन करते हैं कि ये क्या है। लिखेंगे इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी स्टडी the molecules and ions recurring in space and interstellar space। तो कहते हैं केमिस्ट्री की इस ब्रांच के अंदर हम मुताला करेंगे किस चीज़ का, मॉलिक्यूल्स का और आइंस का, और एटम भी हो सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर आयन जो होते हैं वो एटमों से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के इंतजाम या इलेक्ट्रॉन के अखराज से, जो किस में पाए जाते हैं, स्पेस या फिर इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर। रिक्योरिंग का मतलब होता है बार बार मौजूद होना, बार बार पाया जाना। तो ये जो आप लोगों के पास मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं जो बार बार पाए जाते हैं हमारी स्पेस के अंदर, जो इंटरस्टेलर स्पेस है उसके अंदर पाए जाते हैं, उनकी जो स्टडी होती है उसको आप लोग पढ़ सकते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है जी। अब स्पेस तो आप लोग जानते हैं, ये इंटरस्टेलर स्पेस क्या होती है आमतौर पर। तो देखें यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूँ इंटरस्टेलर स्पेस क्या होती है। तो आमतौर पर देखें जो होती है जी गैलेक्सी, अब गैलेक्सी को आप लोग जानते होंगे गैलेक्सी क्या होती है। तो आमतौर पर आप लोगों ने आसमान के ऊपर जो है स्टार्स का एक झुरमट देखा होगा, एक कट देखा होगा। ठीक है, इसको पढ़ते हैं गैलेक्सी। तो इस गैलेक्सी के अंदर जो स्टार्स होते हैं, इन स्टार्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, या इनके दरमियान जो एक बहुत बड़ा सारा रीजन होता है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। तो इसकी इंटरस्टेलर स्पेस को क्या कहेंगे, अ वास्ट रीजन बिटवीन स्टार्स, अ वास्ट रीजन बिटवीन स्टार्स विद इन गैलेक्सी, विद इन गैलेक्सी। क्योंकि जो गैलेक्सीज हैं, इन गैलेक्सी में जो स्टार होते हैं, स्टार्स के दरमियान एक जो वास्ट रीजन होता है, ठीक है, जो कि भरा हुआ होता है फील्ड विद इंटरस्टेलर मीडियम, इंटरस्टेलर मीडियम, जो कि इंटरस्टेलर मीडियम से भरा हुआ होता है। ठीक है, तो यह आमतौर पर इंटरस्टेलर स्पेस है। इसमें आप लोगों को ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जानने की जरूरत है कि गैलेक्सी में जो स्टार होते हैं, स्टार के दरमियान जो स्पेस या जगह होती है ना, ठीक है, जो रीजन होता है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, और अभी हम पढ़ लेते हैं इसका स्कोप। तो आमतौर पर हम जो है ना एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम किस चीज़ को आप डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आमतौर पर जो एटम, आयन और जो मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो एटम और मॉलिक्यूल की अबेंडेंस को हम देखेंगे। ठीक है, एटम, आयन और मॉलिक्यूल के रिएक्शंस को हम देखेंगे, और इसके अलावा इन एटम, आयंस और मॉलिक्यूल, जिनको हम लोग केमिकल स्पीशीज कह सकते हैं, इनका रेडिएशन के साथ क्या इंटरेक्शन है, उसका जो मुतालिया होता है, वो तमाम का हम करते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो इसकी हम स्कोप में लिखेंगे कि इन दिस डिसिप्लिन, इन दिस डिसिप्लिन वी स्टडी, हाँ जी, abundance of atoms, ions and molecules
reactions of atoms, ions and molecules, and their interaction. their से मुराद क्या है? their interaction with radiation. तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आमतौर पर को जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कितनी कसरत है, उनके आपस में क्या रिएक्शन है, और एनी एटम, आयन और मॉलिक्यूल जिनको आप लोग पढ़ सकते हैं, देयर से मुराद यहाँ पर यही एटम, आयन और मॉलिक्यूल है, जिनको आप लोग पढ़ सकते हैं, केमिकल स्पीशीज भी आप पढ़ सकते हैं। तो इन केमिकल स्पीशीज के आमतौर पर रेडिएशन के साथ क्या इंटरेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग स्कोप के अंदर करेंगे। तो ये आप लोगों ने ब्रांच की डेफिनेशन करनी है और ये उसका स्कोप करना है। डेफिनेशन और स्कोप कंपलसरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस कंप्लीट होती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद अपने दोस्तों को इसके बारे में इन्फॉर्म करें। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट इसी चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमारा मकसद इल्म पहुँचाना है और इस मकसद के लिए स्टूडेंट्स के काम आना है। थैंक यू।